वैसे तो सत्य को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मित्रों, बट आजकल जो सत्य है एडटेक के फील्ड में या बाकी दुनिया में, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम से ज़्यादा चल रही है। इसलिए एक हमने अपनी पुरानी वीडियो जो यूट्यूब पे लाइव आए थे हम किस दिन, जिस दिन आपका 2024 का मेंस ख़त्म हुआ था, उसी वीडियो को हम दोबारा अभी इस भूमिका के बाद आप देख सकेंगे उपलब्ध करा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जब हमने भागीरथ प्लस 2024 मेंस के लिए पढ़ाया तो कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट के साथ साथ लेक्चर के साथ साथ जो हमने आपको 50-60 प्रश्न दिए थे हर पेपर के लिए, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले, और एक दो नहीं 50% लगभग सवाल, वर्डिंग भी नहीं चेंज है कहीं कहीं पे, तो स्मार्ट विलेज वगैरह पे या विटिकल्चर पे। तो वो जो सफलता है, मतलब प्रयासों की सफलता, अभी तो रिजल्ट फाइनल आया नहीं है, उससे उत्साह आया कि भाई हम सही रास्ते में जा रहे हैं, सही और सार्थक प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट का उत्साह भी बहुत ज़्यादा था, तो लगा कि फिर जो 2025 मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताया जाए कि जिससे कि वो चुनाव कर सकें, बेहतर चुनाव कर सकें। 2026 में जो इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम और मेंस की, वो भी चुनाव कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अंत में फैसला तो आपको अपने विवेक से ही करना है। आह्वान नहीं है, आग्रह नहीं है कि आप हैंड रोल करें, लेकिन जो विवेक है ना, वो भी, उसके लिए भी विकल्प का होना ज़रूरी है। विकल्प नहीं रहेगा तो विवेक कैसे इस्तेमाल कीजिएगा? तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, उसके बाद अपने विवेक का प्रयोग कीजिए और फिर तय कीजिए कि आपको मेंस के लिए या प्रीलिम और मेंस इंटीग्रेटेड तौर पर गाइडेंस यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है। और लेना होगा तो कमेंट बॉक्स में डिटेल पड़ा हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं। एक ही आग्रह है, इस वीडियो को देखिएगा जरूर। थैंक यू। तो ऊपर आयोग का जो सवाल है, जो आयोग ने पूछा हुआ है, आपका जो मेंस परीक्षा हुआ 2024 का यूपीपीसीएस का, और नीचे ये हमारी जो बुकलेट थी, बुकलेट क्या था कि शुरुआत में जीएस 6 का, 5 का, 4 का, इन सब का बुकलेट दिया। आप लोगों ने कहा तो 2 का भी दे दिया, 1 का भी दे दिया, 3 का भी दे दिया। हर बुकलेट में अधिकतम 50 से 60 प्रश्न थे, किसी में 70 प्रश्न थे मैक्सिमम, आई थिंक जीएस 5 में ऐसा था, और जीएस 4 में तो पीवाईक्यू प्लस 30-40 प्रश्न। और तो 50-60 प्रश्न ही बुकलेट में दिए गए थे। उन 50-60 प्रश्नों में से ही आप देखिए कि हर पेपर में लगभग 10 प्रश्न के आसपास, जीएस 5 में तो और ज्यादा है ये संख्या। तो अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिखाएंगे जिस तरीके से लोगों का ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है। तो जीएस के सभी पेपर्स में एक एवरेज देखा जाए तो लगभग 20 में से 10 प्रश्न इनडायरेक्टली नहीं, मैं वर्ड्स की बात ही नहीं कर रहा हूं कि वर्ड्स मिल गए, मैच हो गए, क्योंकि सिलेबस में अगर लिखा हुआ है मान लो विटिकल्चर, तो विटिकल्चर किसी ने पढ़ाया है तो वो आया है, उसमें कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया उसने। कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दिखाऊंगा तो 100% मैच होगा, एक दो क्वेश्चन छोड़ करके जो बहुत बाउंसर टाइप के थे। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की बात ही नहीं कर रहा हूं, बात ही नहीं कर रहा हूं कि जो 82 लाइव लेक्चर हुए थे उसमें, क्योंकि उससे तो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, उसमें तो सब कुछ आप कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। बात ये हो रही है कि जो वो पढ़ाने के दौरान जो रिसर्च हुआ, उस रिसर्च का प्रतिफल था ये बुकलेट। ये बुकलेट कोई पीडीएफ बेचने का माध्यम नहीं था, ये बुकलेट था उस रिसर्च का रिजल्ट, क्रक्स, कि सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ सबको आगे, अंत में रिवीजन करना है। तो आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, अंत में आपको कुछ 50-60 क्वेश्चन दे दिया एक पेपर का, वहां से किस तरीके से हिट हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब ये सवाल है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल हमने क्या फ्रेम किया था, उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां कौन सी, सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, अभी बताएंगे कि रेसिपी क्या थी और क्वेश्चन देखते हैं। उसने पूछा उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। हमने पूछा, और अंग्रेजी में पूछा, एनालाइज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ इन उत्तर प्रदेश। हमने क्या पूछा, इसने कहा कि भाई समस्याएं क्या हैं। हमने भी वही पूछा, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनजीओ इन उत्तर प्रदेश। हिंदी में भी वही है, उत्तर प्रदेश हिंदी वाला नहीं लिखा, तो मतलब उत्तर प्रदेश में एनजीओ को कौन कौन सी समस्या फेस करनी पड़ रही है उसको बताइए। और ऐसा नहीं कि आपको एक पेपर में 1200 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन दिया। अभी एक टीम मेंबर ने मुझे बताया कि कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जो रोज 8-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लिखवा रही थी, लिखो लिखो लिखो। ऐसे देखा जाए तो भाई 4-5 महीने में तो हजारों प्रश्न हो जाएंगे। हमने तो सिर्फ 50-60 प्रश्न दिया, सिर्फ 50-60 प्रश्न थी। तो बात हो रही है कि क्या बच्चा अभी 1000 पेज का पीडीएफ पढ़ेगा, क्या पढ़ पाएगा? उस बोझ को कम करना है। बोझ तभी कम हो सकता है जब आप रिसर्च करेंगे, प्रिसाइज होंगे, टू द पॉइंट होंगे। वो तब नहीं होगा जब आपने कभी जिंदगी में मेंस नहीं पास किया, आपने कभी जिंदगी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो लगता है कि आपके सालों की तपश्चर्या, आपके सालों का संघर्ष, आपका अचीवमेंट। तो मैं तो बार बार घमंड के साथ कहता हूं, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब इस मामले में मैं जो एरोगेंट लोग हैं उनका बाप हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे उनको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। अरे भाई मेरे परफॉर्मेंस को देखिए आप यूपीएससी में, 450 के आसपास मेरी रैंक है, भले उसमें रैंक नहीं मिला क्योंकि ऑफकोर्स बहुत नैरो मार्जिन से रह गए कैटेगरी में, मैंने फ्रॉड नहीं किया एडब्ल्यूएस का। यूपीपीसीएस में भी मेरे आप देखिए अचीवमेंट। तो कहने का अर्थ यह है कि वो छोड़ दो, छोटी चीज है, मैं 15 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, वही रिसर्च कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ।
जो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी उसमें भी पढ़ा ही रहा था। तो वो अनुभव कहां से लाओगे तुम, वो समझ, फाइन सेंस कहां से लाओगे? आगे देखिए, इससे आपको समझेगा। और इसमें अगर आपको लग रहा है आत्ममुग्धता है, आत्म प्रशंसा है, तो ये सारा फाइल उठा करके चैनल पे भेज दे रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ, आप जाइए देखिए, खुद ही मैच कीजिए। कोई भी एक लेक्चर उठा करके यूट्यूब पे आप देख लीजिए, एप्लीकेशन पे देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में रामसर, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों को चिन्हित कीजिए एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब ये है, अब रामसर साइट पे, अब ये कहना कि पीवाईक्यू में सब कुछ है, सिलेबस में सब कुछ है, मेरे भाई सिलेबस में तो सब कुछ है। हर पेपर में 18, 19, 20 टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के 4-4 सब टॉपिक हैं, तो 80 सब टॉपिक हो गए। तो क्या 80 सब टॉपिक पे क्या 8000 पेज का नोट दे दिया जाए? सिलेबस में तो सब कुछ लिखा है, सिलेबस से बाहर तो कुछ आता नहीं मेंस में। फिर क्यों नहीं कर पा रही बाकी संस्थाएं? फिर क्यों कह रही हैं कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में से एक शब्द मैच हो गया रामसर साइट तो हमारे यहां से आएगा? अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि उसने जो सवाल पूछा है सीधा वही सवाल मैंने फ्रेम किया है। मैं तो कह सकता हूं भाई आयोग मुझसे इंस्पायर हो रहा है, मैं ऐसा कहूंगा नहीं। एक बच्चे ने बोला भी कि भाई आप पे आरोप लग जाएगा, पेपर लीक करवा दिया। पेपर लीक की बात नहीं है, फाइन सेंस हो तो मेंस इज हाईली प्रेडिक्टेबल। मेंस से ज्यादा प्रेडिक्टेबल कुछ नहीं है। मेंस बार बार कह रहा हूं, जब मैं शुरुआत किया थर्ड मैथ पे, तब शुरुआत में मेंस पढ़ाया था, लोग गाली दे रहे थे कि भाई लोग फिल्म पढ़ाते हैं, लोग फिल्म पे पहले काम करते हैं फिर मेंस होता है। मैंने कहा भाई मेंस जो नहीं पढ़ेगा कभी उसकी रैंक नहीं आएगी, कभी वो पास नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि मेंस पे व्यापक रिसर्च हुआ है और हमने काम किया है। फिल्म पे भी बात करेंगे, बट देखिए, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों को चिन्हित कीजिए, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विशेषता, स्थल, 2 डायमेंशन थे। 8 नंबर का सवाल है, हाँ 8 नंबर का ही सवाल हो सकता है। हमने क्या सवाल फ्रेम किया था? रामसर वेटलैंड साइट्स के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में दूसरे स्थान पर है, ये भूमिका है। इसके राज्य के जल जीवन तथा जैव विविधता संरक्षण हेतु महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी हमने रामसर साइट पे सवाल जो फ्रेम किया, उसमें उसने कहा स्थलों को चिन्हित कीजिए। हमने कहा भाई पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, मतलब स्थल आपको बताना ही पड़ेगा, बैकग्राउंड बताना ही पड़ेगा, किस तरीके का अभी कौन कौन नए साइट शामिल हुए हैं, ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, उसका मूल्यांकन करना है। वो कह रहे हैं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और चूंकि सूर सरोवर, हैदरपुर वेटलैंड और संडी वेटलैंड के माध्यम ये जो साइट को सेलेक्ट किया गया था, इसकी वजह से चर्चा में था और मुझे लगा ये संभावित सवाल है, इस पे आ सकता है सवाल। क्योंकि तमिलनाडु में काफी साइट शामिल किए गए थे, फिर भी वो तमिलनाडु फर्स्ट पे ही बना रहा। एक सवाल देखिए जो बहुत पर्सनली मेरे लिए बहुत जो एक आत्मसंतोष है उसका एक प्रतीक है ये सवाल। और ये मैं कह रहा हूं कि उन सबके गालों पे तमाचा है जो लोग हर सब टॉपिक पे 10-10 पेज का नोट्स देते हैं। कैसे तमाचा है? आज मैं थोड़ा सा हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली मैं गुस्से में हूं। गुस्से में इसलिए हूं भाई, मेहनत किया, उपलब्धि का अगर कोई स्क्रीनशॉट डाल दिया जो कभी डालता नहीं था पहले, तो उस पर भी प्रॉब्लम लोगों को। नहीं डालूं तो फिर कहेंगे भाई तुमने किया क्या, तुमने पुरुषार्थ क्या किया। तो दोनों में प्रॉब्लम है। उसने पूछा उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियां और ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू प्रमोट विटिकल्चर इन उत्तर प्रदेश एंड हाउ इट कैन सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हमने क्या फ्रेम किया था क्वेश्चन? डिस्कस द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट विटिकल्चर इन उत्तर प्रदेश। ये भी कह रहा है उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में कैसे सहायक हो सकती है, बढ़ावा देने में क्या चुनौतियां हैं, मतलब किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, अब ये सवाल क्यों फ्रेम किया, विटिकल्चर वाला सवाल क्यों फ्रेम किया? देखिए, टॉपिक था एक्वाकल्चर, टॉपिक था विटिकल्चर, टॉपिक था सेरिकल्चर, टॉपिक था फ्लोरिकल्चर, टॉपिक था हॉर्टिकल्चर, टॉपिक था आर्बोरिकल्चर। इतने टॉपिक थे। अब हुआ क्या मित्र? हुआ ऐसे, क्रोम कहां से दिखेगा? ब्राउजर, ये देखिए, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, उसका मैसेज दिखाता हूं। वो मैसेज ऐसे था, एक्चुअली उसने जो कहा प्रशंसा की बात है, प्राइवेसी उसकी जा रही है, बट ठीक है। उस लड़के ने कहा लिखा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखिए, यही है क्या? हाँ, ये आदित्य का मैसेज है ग्रुप में। हॉर्टिकल्चर, फलाना कल्चर, ढिमकाना कल्चर, देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम होल टॉपिक इन द बुकलेट ऑन विटिकल्चर सुप्रीमेसी। अब वो तारीफ छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप देखिए तो आपके पास टॉपिक क्या था? क्या भाई, अभी चलाना नहीं सीखा मैंने क्या? हाँ, सिलेबस में टॉपिक क्या था? एक्वाकल्चर था, विटिकल्चर था, सेरिकल्चर था, फ्लोरिकल्चर था, हॉर्टिकल्चर था, आर्बोरिकल्चर था, ये सब था। पर पूरी बुकलेट में 50-60 जितने भी प्रश्न थे, उन सब में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला। क्या डाला? डिस्कस द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट विटिकल्चर इन उत्तर प्रदेश।
पूरे बुकलेट में न मैंने एक्वाकल्चर डाला, न मैंने ये सेरिकल्चर डाला, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कुछ नहीं डाला। मुझे पता था अगर मैंने सब डाल दिया तो बच्चे सब पढ़ेंगे और कुछ भी हाईलाइट करके, कुछ भी एम्फेसिस करके पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैंने सिर्फ विटिकल्चर ही क्यों डाला? ऐसा तो नहीं मुझे सपने में आया होगा तो मैंने विटिकल्चर डाल दिया और तुक्का फंस गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं किया था। एक फाइन सेंस नाम की चीज होती है, एक समझ होती है। वो समझ कहां से आई? वो समझ ऐसे आई कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट थे उनकी मैंने पॉलिसीज को रिव्यू किया, देखा कि भाई कौन सी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे एक चीज दिखी, वो देखिए उत्तर प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी 2024। और एक्साइज पॉलिसी 2024 जब दिखा मुझे तो मैंने उसके फीचर्स पढ़े। उस फीचर्स में विटिकल्चर को प्रमोट करने के लिए काफी प्रयास किए गए। उसमें बहुत मेंशन था कि महाराष्ट्र वगैरह के साथ में अच्छी क्वालिटी के अंगूर की सीड्स लाए जाएंगे, जो एक्साइज ड्यूटीज हैं, जो कंट्री मेड लिकर है, जो मतलब सॉरी कंट्री मेड कह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश में निर्मित जो लिकर है उन पे रेट वगैरह कम किया जाएगा, बाहर वालों पे थोड़ा रेट बढ़ाया जाएगा ताकि प्रमोट हो वहाँ पे एक्साइज जो भी डिस्टिलरीज वगैरह है। तो मुझे लगा कि सिलेबस में है एक्साइज, ये विटिकल्चर, सिलेबस में है विटिकल्चर, गवर्नमेंट ला रही है एक्साइज पॉलिसी। एक्साइज पॉलिसी का उद्देश्य ही विटिकल्चर को प्रमोट करना, और वो कहाँ पे प्रमोट करना? बुंदेलखंड में प्रमोट करना। तो बुंदेलखंड के डेवलपमेंट में भी हम विटिकल्चर को डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ब्लैक सॉइल से थोड़ी मिलती जुलती है और उत्तर प्रदेश में उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो विटिकल्चर कहीं ना कहीं एक्साइज पॉलिसी से मैंने लिंक किया। और फिर मुझे लगा कि भाई एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अर्बोरिकल्चर पे उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती है। उत्तर प्रदेश में उतनी ज्यादा फूलों की खेती नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में ये सब होता है, थोड़ा बहुत होता है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं विटिकल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिसी की वजह से, रेलेवेंस की वजह से और उत्तर प्रदेश के अपने क्लाइमेट की वजह से। तो फिर इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया, बाकी सारे टॉपिक छोड़ दिए। अब ये फाइन सेंस जो है तब आएगा जब पूरी टीम, अब वो टीम अभी आज नहीं, एक बार बैठेंगे इस बार फिर से, कि भाई पूरी टीम रात रात भर बैठती थी और मैं उनसे कहता था कि यार ये पीवाईक्यू है, ये सिलेबस है और ये इसका सब टॉपिक है, किस पे सवाल पूछा जाए। सोचता था, 4-4 घंटे 5-5 घंटे हमारे सेशन चलते थे, तब कुछ क्वेश्चन 4-6 क्वेश्चन फ्रेम होते थे। तो क्वेश्चन और रिकॉर्ड में कितनी बार ग्रुप्स में पड़ा हुआ है कि भाइयों कम से कम क्वेश्चन देख के चले जाना। अग्नि परीक्षा जो हमारी सीरीज चल रही थी उसकी क्वेश्चन ही देख लेना, आंसर मत देखना, क्वेश्चन जरूर देखना। कितनी जगह मैंने लिखा, कितने बार वीडियोज में बोला है। कोई प्रचार नहीं था, कोई एंडोर्समेंट नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग में बहुत रिसर्च किया गया था। वो सामने दिख रहा है, मेहनत करोगे तो सब कुछ सामने दिखेगा। मेहनत नहीं करोगे, चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनाओगे, कॉपी पेस्ट मारोगे पीवाईक्यू को, तो कभी कुछ होगा नहीं आपका। ये बताना था आपको। नेक्स्ट देखिए, ये GS6 चल रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नीति है? अब हमने क्या लिखा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी, ये भी कह रहा है विज्ञान और टेक्नोलॉजी, मैं भी कह रहा हूं विज्ञान टेक्नोलॉजी में उत्तर प्रदेश क्या प्रयास कर रही है। अब भाई जब बजट में उसने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए उत्तर प्रदेश ये कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को आना स्वाभाविक था, इसको आना ही था। जो ये क्वेश्चन ना करा है उसके बारे में क्या कहूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मुझे पूरा यकीन था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे सवाल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो मुझे नहीं अंदाजा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कैसा सवाल बनेगा, पर मुझे पता था कि भाई इस प्रकार का सवाल फ्रेम हो सकता है, इसके आने की संभावना बहुत ठीक ठाक है। तो कैसे फ्रेम किया सवाल? मैंने सोचा कि यार जैसे यूपीएससी ने 2013 में जब अपना पैटर्न बदला तो उसने क्या किया, स्टैंडर्ड अपना बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। पहले सिंपल सवाल थे, सिलेबस पे सीधे सवाल थे, पॉलिसीज थे, और उसके बाद में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सीधे रखे जैसे विटिकल्चर वाला, और कुछ क्वेश्चन थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड रखे। इस क्वेश्चन में जो ये है इन्वेस्टर समिट वाला है, मैंने क्या रखा कि भाई एनालाइज द रोल ऑफ इंफ्रा लॉजिस्टिक पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश। ये मैंने एक पहला डायमेंशन रखा। दूसरा डायमेंशन, हाउ इफेक्टिव हैव इनिशिएटिव्स लाइक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बीन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कितना प्रभावी रहा है। और यह भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करती है उसकी उपलब्धियां कैसी है, प्रभावी कितनी। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है क्रिटिकली इवेल्युएट, मतलब उसकी उपलब्धि बताओ और उसकी लिमिटेशन बताओ। उपलब्धि यह है कि भाई जहां 36,000 35,000 करोड़ 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला 2023 में, 24 में 40 लाख करोड़ का प्रपोजल मिला, लेकिन वो प्रपोजल था, एमओयू था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। इट वाज नॉट फ्रक्टिफाइड एट ऑल। क्या 40 लाख करोड़ आया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट? इतना आ गया होता तो बूम हो जाता इकोनॉमी, लेकिन नहीं आया। तो ये लिमिटेशन है उसकी। हमारे यहाँ अब भी हमने ढेर सारी पॉलिसीज बनाई है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस बनाए हैं, हमने वायबल गैप फंडिंग बनाई है, हमने बहुत सारे उनको रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिया है, कैपिटल और बाकी चीजों पे हमने सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है।
but still we have not created such ecosystem, such environment as per Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat. Just because few factors. एक तो ये है कि हमारे पास लैंड वगैरह के इशू जाते हैं, दूसरा है रिहेबिलिटेशन, तीसरी है पॉलिसी की फ्लिप फ्लॉप चेंज होती रहती है सरकारों के आसपास, चौथा है 5% कमीशन लेकर ब्यूरोक्रेट ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अभी भी वो इन्वेस्टमेंट फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहा है जो प्रपोजल्स हमें मिले हैं। तो इट वाज ऑब्वियस क्वेश्चन, लेकिन कैसे पूछा जाएगा आई डिड नॉट हैव एनी क्लू। मुझे लगा था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बट ये अगर किसी ने पढ़ा होता तो ये सीधा सीधा आ गया सवाल। उत्तर प्रदेश राज्य के, अब ये देखो सवाल, ये सवाल रिसर्च का मुझे लग रहा है कि एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, और जो लोग जो कोचिंग बेवकूफ बनाती हैं, हजार हजार पेज की पीडीएफ पढ़वाती हैं, उनको एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपको रेसिपी बता देता हूं, अपने आप जो भी उनका सबसे योग्य काबिल बंदा है जो काम करता है उसको मेरे पास भेजो या मेरे साथ गूगल मीट कराओ, मैं उनको रेसिपी बताता हूं किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, किस तरीके के टॉपिक्स फ्रेम कर रहे हैं, कैसे कंटेंट डेवलप करवाना है। हमारा कंटेंट देखिए कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का कंटेंट है, मैं बता दूंगा उसको, रेसिपी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ओपन सीक्रेट है। लेकिन एक ही शर्त है कि भाई आप फीस को ना 1/3 कर दो या 1/10 कर दो, बहुत फीस ले रहे हो, इतना फीस नहीं अफोर्ड किया जा सकता, तो वो कर दो, मैं रेसिपी बता दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास संसाधन है, आपके पास पैसा है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है मेरा पैसा है, मैं पढ़ा रहा हूं, जब तक चल रहा है तो खत्म करेंगे, लेकिन कम से कम ये रिसर्च जो है आप करवाना शुरू कर दो। आप जितना पैसा अपनी फैकल्टीज को देते हो, 2-3 फैकल्टी ऐसी रखो, योग्य फैकल्टी जो सिर्फ रिसर्च करे। ऐसे प्रीलिम के लिए भी कह रहा था, ऐसे मेंस के लिए भी कह रहा था, लेकिन ठीक है धीरे धीरे बदलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बजट 2025-26 में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का परिचय दीजिए। इंट्रोड्यूस द मेजर वेलफेयर स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश स्टेट बजट 2025-26। ये सवाल पूछा यूपीपीसीएस 2024 के मेंस में आयोग ने जीएस 6 में। मैंने सवाल क्या फ्रेम किया था अपने एडमेत्रे में, ये देखो वाटर मार्क अपना दिख रहा है बुकलेट का। अच्छा, ये सब जो कुछ भी बता रहा हूं ना, ये सारी रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, एग्जाम के पहले 3-4 दिन पहले से, एक हफ्ते पहले से, यानी कि कुछ भी ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। बुकलेट एप्लीकेशन पे, भगीरथ के ग्रुप्स में पहले से अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्डेड है, अवेलेबल है, कोई भी जाओ जीएस 1 2 3 4 5 6 की वीडियोस देखो, सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे डिस्कशन की, वो एग्जाम की 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का इच्छुक नहीं था, हर एक वीडियो, और सोचो हमारा ये जो बुकलेट है इसकी रिकॉर्डिंग 2 घंटे में हो गई सर, 1.5-2 घंटे में, 1.5 की स्पीड में 1.5 घंटे में कोई भी देख सकता था ऐसे, और वो भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे किया था, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था कि यूट्यूब पे आकर के पूरा बुकलेट पढ़ा दूं, क्योंकि उसमें पढ़ाने के लिए स्कोप नहीं था, नरेट कर देना था बस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2025 में वंचित वर्गों के लिए घोषित प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या है? ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश बजट 25-26 में प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या है? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 25 में वंचित वर्गों के लिए घोषित प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या है? सेम सवाल, सेम सवाल, सेम सवाल, सेम सवाल, वर्ड टू वर्ड सेम पूछा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। मैं पेपर लीक नहीं करवाया हूं भाई, ऐसा मेरी औकात भी नहीं है और मैं कोई क्रिमिनल भी नहीं हूं। बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया, अगर मूर्खों को समझ होता जरा भी, जिसने भी फ्रेम किया, जिसने भी कंटेंट डेवलप किया कोचिंग इंडस्ट्रीज के माफियाओं के, उनको अगर जरा भी समझ होता तो बजट का हाईलाइट पॉइंट ही था, हाईलाइटेड पॉइंट ही था कि भाई 25-26 का जो बजट है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था वंचितों को वरीयता, प्रेफरेंस टू डिप्रीव्ड। ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में कंटेंट अवेलेबल है, अभी जो स्क्रीनशॉट मुझे मिल गया उससे पढ़ा दे रहा हूं, मतलब बता दे रहा हूं आपको कि भाई 25-26 के बजट को वंचितों को वरीयता थीम दिया गया, प्रेफरेंस टू डिप्रीव्ड दिया गया। अब जब ये बजट की थीम ही यही है, तब बहुत संभावना थी कि इस पे सवाल आएगा, और इस पे सवाल इसलिए फ्रेम किया, और इसलिए भी फ्रेम किया क्योंकि सिलेबस में भी था। और मुझे आश्चर्य होता है कि भाई क्वेश्चन की शुरुआत देखो यहां से हो रही है, वर्डिंग्स देखो यहां पे अंत हो रहा है, मतलब जितने वर्ड मेरे सवाल में उतने वर्ड उनके सवाल में, जो टर्मिनोलॉजीज यहां वो टर्मिनोलॉजीज यहां, ये संयोग ही हो सकता है। मुझे खुद हैरानी हो रही है, तुम्हें लग रहा होगा कि देखो तुक्का लग गया तो बहुत फेंक रहा है, तुक्का लग गया, फेंक नहीं रहा हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब रिसर्च हो रहा था, जब काम कर रहे थे, तब लग रहा था कि जो सवाल फ्रेम किया जा रहा है वैसा ही सवाल आ जाएगा, जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट में दिया है उससे सारा कवर हो जाएगा। जिन्होंने 3 जनवरी से स्टार्ट किया था पढ़ना भगीरथ प्लस में, उनके लिए मुझे चिंता नहीं थी, वो तो कर ही लेते, लेकिन बेचारे बहुत उसमें से प्रीलिम फेल कर गए थे, लेकिन अब मेंस पढ़ा था तो किसी काम का इस साल तो उनके लिए था नहीं। मुझे लग रहा था कि जिसने कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट और लेक्चर देखे हैं उनको दिक्कत नहीं, डर लग रहा था जो बहुत लास्ट में आए बच्चे, उनके लिए क्या किया जाए। तो ये बुकलेट कहीं ना कहीं लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए था, तो क्वेश्चन जो फ्रेम किया था उसके आसपास प्रश्न बनने की आयोग के द्वारा बनाने की मुझे एक संभावना थी, लेकिन मुझे यह संभावना नहीं थी कि भाई डिक्टो वर्ड मैच हो जाएंगे इस तरीके से। आई नेवर इमेजिन्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नेवर इमेजिन्ड कि वो डिक्टो वर्ड मैच करेंगे। मुझे लग रहा था इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं।
और क्यों? क्योंकि भाई मुझे समझता है उत्तर प्रदेश इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता रहा तो ऐसे फ्रेम करेगा, वही किया था। अब वो ठीक है, संयोग तमाम संयोगों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण और विशेषताओं का वर्णन। मैंने क्या फ्रेम किया? अरे ये दूसरा मैंने फ्रेम किया, अंग्रेजी में देखो, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन यूपी। मैंने क्या किया? डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी कह रहा है भाई डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, मैं भी कह रहा हूं डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वो भी कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन इन उत्तर प्रदेश। और फिर मैंने, जैसे कि मेरा स्वभाव है कि थोड़ा कठिन प्रश्न बनाता हूं, ये तो उसने जो पूछा वो तो आ गया पहले ही डायमेंशन में। दूसरा डायमेंशन है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, 2 डायमेंशन। तीसरा, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी चेंज द नेचुरल वेजिटेशन पैटर्न। यानी कि इसमें मैंने 3 डायमेंशन पूछ लिए, जैसे यूपीएससी में पूछता है 12 नंबर वाले सवाल में, तो ये मैंने 12 नंबर का सवाल बनाया था, इसने 8 नंबर का सवाल बनाया, इसलिए 1-2 डायमेंशन उसने खाली पूछा। तो कहने का अर्थ ये है सेम डिक्टो क्वेश्चन, नथिंग चेंज। उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में पीपीपी की क्या भूमिका है? मैं भी कह रहा हूं रोल ऑफ पीपीपी बताइए, सीधा सवाल। उसमें उसके सक्सेस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है? थोड़ा फास्ट करते हैं। अच्छा, ये सवाल तो GS1 का, मतलब आई वाज एस्टोनिश्ड, आई वाज ओवरवेल्म्ड, हाउएवर इट वाज सैटिस्फैक्टरी कि भाई मैंने पूछा यहां पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेस, और वो क्या कह रहे हैं? थ्रो लाइट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेस। मतलब इज इट कोइंसिडेंस? व्हाट तो सुखद संयोग, क्या शानदार संयोग है कि भाई मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेस बताओ। अब ये कहोगे कि भाई मास्टर स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेजेस सिलेबस में दिया है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, अरे भाई दिया है ना, दिया है, फिर क्यों तुम 1000 पेज का नोट्स बेचते हो, 1000 पेज का PDF बेचते हो? फिर तुम, मैंने स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेजेस पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया उस तरीके से क्वेश्चन क्यों नहीं फ्रेम कर पाए तुम? क्यों नहीं तुम कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेस लिख पाए एक क्वेश्चन में? क्यों नहीं पूरे बुकलेट में एक क्वेश्चन शामिल करके लोगों का जीवन आसान कर पाए? क्यों उसके लिए तुम्हें 1000 पेज लाना पड़ा? क्यों नहीं उस पर लेक्चर्स ले पाए? लेक्चर तो मैंने भी लिया, लेक्चर आपने नहीं लिया क्योंकि आप में क्षमता नहीं थी, आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, आपको रिसर्च करना नहीं आता। थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेस, मैंने पूछा एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेस। फिर इसने कहा इन इंडिया एंड डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ स्मार्ट विलेजेस, मैंने कहा एंड देयर रोल इन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो क्या होता है ना कि सीधा सीधा सवाल ये आया हुआ है। टाइम बहुत हो गया क्या? बहुत हो रहा है क्या? कमेंट में बताओ भाई, पूरा बताओ ये रहने दो, बंद करूं क्या? थक गए तुम? रहने दूं? रहने दो? डाल दूं क्या PDF उस पे, चैनल पे देख लेना। यूपीपीसीएस एंड एडमेत्रे कहां कहां उनका मुलाकात हुआ है। GS तो दिखा रहा हूं रे भाई, ठीक है। अच्छा ये देखो, उसने कहा कि राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है, विवेचना कीजिए। सिलेबस में था, लेकिन क्या सिलेबस में इतने सब टॉपिक्स थे? 100 सब टॉपिक से ज्यादा थे। सीधा क्वेश्चन इसी पे क्यों फ्रेम किया? इसीलिए फ्रेम किया क्योंकि इस सवाल के आने की संभावना ज्यादा लगी। राज्यसभा और लोकसभा की बीच शक्तियों का अंतर क्या है? क्योंकि ये 12 नंबर में क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था, GS2 फुल लेंथ टेस्ट है अग्नि परीक्षा का। और विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डालें जहां राज्यसभा को अलग अधिकार प्राप्त है, मतलब विशिष्ट अधिकार। ये विशिष्ट अधिकार की बात कर रहा है, मैंने विशिष्ट अधिकार राज्यसभा का कहां कहां है वो मैंने फोकस किया, साथ में लोकसभा और राज्यसभा का अंतर भी स्पष्ट करवा लिया। इसके लिए 4 क्वेश्चन थोड़े फ्रेम करेंगे। अच्छा, यूट्यूब पे कुछ कुछ लेक्चर्स जो भागीरथ के लाइव लेक्चर्स थे उनको डाल दिया गया था। अब डाल दिया गया था इस उद्देश्य के साथ में कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप देख लेंगे। सिर्फ 46 मिनट, जिसको 1.5 की स्पीड से देखोगे तो, और लास्ट में लाइव आंसर राइटिंग है तो 15 मिनट उधर निकाल दो, तो बम उसके लिए 20 मिनट का लेक्चर था। ठीक, मेंस वैसे भी लोग नहीं पढ़ते हैं, इससे पता चलता है 742 लोगों ने सिर्फ देखा है, मेंस नहीं पढ़ते लोग हैं ही ऐसे, प्रीलिम। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक था एसएचजी की जिसपे आने की संभावना थी, एनजीओ की भी थी। एनजीओ पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हुआ। एनजीओ का भी लेक्चर डाला हुआ था, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एसएचजी भी डाला हुआ था। एसएचजी पे उसने पूछा ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है? ग्रामीण विकास। और मैंने कहा कि भाई एसएचजी समावेशी विकास में ग्रामीण भी आ गई, महिलाएं भी आ गई, हर कोई आ गया। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कीजिए।
और इस पे लेक्चर भी डाल दिया था, 5 मिनट की सीरीज भी कर दी थी, बुकलेट में भी डाल दिया था। अब क्या करना है इससे ज्यादा? पूछा इसने भारत बांग्लादेश के बीच जो विवाद के प्रमुख मुद्दे हैं उनका परीक्षण कीजिए और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव पे, भारत अमेरिका पे सवाल ऑलरेडी यूट्यूब पे, मतलब निबंध ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया था। कहा था ये आईआर और जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, करके जाना, देख के जाना। लास्ट मोमेंट तक कहता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा। जिसने देखा होगा उसने किया होगा। लेकिन अब सॉरी फॉर माय वर्ड्स, पर 10 जगह रायता चाटने का जिसका स्वभाव होता है, जिसको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, किसी पे भरोसा नहीं होता, एक तो स्वभाव होता है फोमो का। किसी ने 3A 3B 3CD करके 20,000 रुपए ले लिए आपकी। अरे भाई बकवास कर रहा है वो, ऐसे निमोनिक ऐसे बकवास फालतू में गली गली मोहल्ले में बिकता है। अब उसका जमाना चला गया है। ये 3 ABCD से एग्जाम में प्रभावित होता है। आर्गुमेंट इज द किंग, आर्गुमेंट इज द क्वीन, आर्गुमेंट द एम्परर, द कॉस्मोस। आर्गुमेंट दोगे, अच्छे एग्जाम्पल दोगे या एबीसीडी करोगे, लेकिन तुमको वही चाहिए तो पीडीएफ बटोरते रहो। तुमको प्रिसीजन कुछ नहीं चाहिए, रिसर्च करना नहीं है, भरोसा करना नहीं है। जिस आदमी ने कभी कुछ नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं हासिल किया, वो पीडीएफ बेच रहा है। तो जाओ, भारत बांग्लादेश के बीच जो विवाद के प्रमुख मुद्दे हैं परीक्षण कीजिए और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। मैंने क्या क्वेश्चन फ्रेम किया था? भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मुख्य तनाव के बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। इसने भी कहा मुख्य मुद्दे क्या है, मैंने भी कहा मुख्य तनाव के मुद्दे क्या है। अब क्या पूछूं इससे ज्यादा? भारत बांग्लादेश पे यूट्यूब पे अभी वीडियो पड़ा है, देख लो, शानदार वीडियो, पूरा निबंध, पूरा आईआर, पूरा सब कुछ कवर हो रहा है जी इसका प्रश्न, और वो भी पूरे डेटा और फैक्ट के साथ। इसने कहा संयुक्त राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने उद्देश्यों में विफल रहा है। उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मैंने क्या पूछा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के अभाव में इसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही है। इसने कहा इजराइल फलस्तीन के संघर्ष के परिणाम बताओ, भारत कैसे चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैंने पूछा भारत इजराइल संबंध कुछ वर्षों में परस्पर हित तथा साझी चिंता के आधार पर सुदृढ़ हुए, टिप्पणी कीजिए। क्योंकि भारत इजराइल, भाई कितने लोगों ने कल्पना की होती है जो पीडीएफ मार्केट में बेच रहे, कितने लोगों ने कल्पना की होगी कि भारत इजराइल पर इस तरीके से सवाल आएगा। उनको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही थी भारत पाकिस्तान से, फुर्सत ही नहीं मिल रही भारत पाकिस्तान से, तो कहां से भारत इजराइल पूछेंगे? भारत मालदीव संबंध परस्पर हितों से जुड़े हुए स्पष्ट कीजिए। ये भारत मालदीव संबंध 38 मिनट का खाली है, इसमें पूरे मालदीव का इतिहास बता दिया है। एक जमाने में जब मालदीव बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था, मालदीव बौद्ध राष्ट्र हुआ करता था, उस समय से लेकर के आज के मालदीव, जब इंडिया गो बैक के नारे लग रहे थे, सिर्फ 38 मिनट। 1.5 में देखते तुम्हारा 15 मिनट में काम हो जाता। जो काम 15 मिनट में कहने में 15 घंटे में नहीं कहता मित्र, उतना ही समय देता हूं। प्री प्लस मेंस सब कुछ कवर हो जाता है। इस डिजिटल अरेस्ट क्या है, और इधर भी सवाल देखो, डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है। इसमें एक थोड़ा सा पेज, सवाल तो सही फ्रेम किया, डिजिटल अरेस्ट क्या है और भारत में किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी क्या प्रभावित हो रही है, भारत क्या कदम उठा रहा है। सवाल तो मस्त फ्रेम किया, बहुत 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 कॉमन सेंस कह रहा था सवाल पूछेगा इंटरनल सिक्योरिटी में। लेकिन हुआ क्या कि ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ, इसका आंसर फ्रेम हुआ, लेकिन जब बुकलेट कंपाइल हो रही थी तो इसके आंसर में कुछ और पेस्ट हो गया। ठीक है, तो इमीडिएटली जैसे ध्यान आया उसको डिस्कशन करते हुए बोला भाई इसका आंसर ये नहीं है। हालांकि इसमें भी आईटी एक्ट वगैरह के हमने प्रोविजन किए थे, किसी ने उसको भी लिखा होगा तो नुकसान नहीं होगा, नंबर मिलेंगे उसको, लेकिन उतना नहीं मिलेंगे फुल, अगर उसने कॉमन सेंस नहीं लगाया होगा। तो उसमें डिस्कशन कर दिया था बजाय कि उसको फिर से अलग से प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बुकलेट तो जा चुकी थी, तो इमीडिएटली उसको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्वेश्चन आप देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कितने लोगों ने डिजिटल अरेस्ट पे क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया होगा कि आएगा ही आएगा एग्जाम में, और वो भी तब जब 50 क्वेश्चन ही फ्रेम करने। खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अवयवों को सुधार चिन्हांकित कीजिए। हाईलाइट द की कंपोनेंट्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज इन फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सुटेबल एग्जांपल्स। हमने क्या फ्रेम किया? एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। सेम सवाल और डेटा भर भर के, ताकि आप लिख पाओ किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की जीडीपी में और कितना रेट है, क्या संभावना है। भारत में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार की नीतियों का उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज इन इंडिया, मेंशन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर प्रोटेक्शन। बहुत लंबा लेक्चर इको सेंसिटिव जोन पे किया है, जब मैं पढ़ा रहा था लाइव लेक्चर, मुझे याद। लेकिन बुकलेट में भी क्वेश्चन डाला, क्या डाला? व्हाट इज एन इको सेंसिटिव जोन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इको सेंसिटिव जोन क्या है, कंजर्वेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सेम सवाल रिपीट हुआ।
अच्छा, ये एथिक्स वाला है। एथिक्स में कैसे है ना, एक बहुत सिंसियर बात कर लेता हूं। सिंसियर बात ऐसा है ना भैया कि चूंकि मैं यूपीएससी के लिए चलो अनाउंस ही कर दे रहा हूँ, यूपीएससी के लिए एथिक्स और एसए में कुछ बेहतर और कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों विषयों में मेरा एक अपना अनुभव रहा है, एक अपना प्रेम रहा है, लगाव रहा है, और मैं बड़ा अध्यात्म महसूस करता हूँ। मार्क्स भी मेरे काफ़ी अच्छे थे, एसए में तो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रदेश में। तो मुझे लग रहा है कि जो एसए है और जो एथिक्स है यूपीएससी में फिलोसॉफिकल आता है, और मेरे लिए काम करने की गुंजाइश उधर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएस में मुझे कोई भाव नहीं देता है, जबकि पता है कि निबंध सीधे सीधे आए हुए हैं। निबंध वाला दिखाना पड़ेगा, कहाँ गया निबंध? देख भाई, निबंध वाला भी दिखा देता हूँ ना लोगों को, अब समय कम है लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। देखो, उसने सवाल पूछा मानव मूल्य और साहित्य। सवाल क्या पूछा? मानव मूल्य और साहित्य। अब मैंने क्या दिया था आपको? साहित्य तथा समाज बदलते मूल्य। अरे भाई, समाज में मानव है, मानव मूल्य जो भी आपका दया क्षमा करुणा का मूल्य है, जो बदल रहा है, मानव मूल्य भी है, सामाजिक मूल्य भी है। वो मूल्य बदल रहे हैं साहित्य के साथ साथ। इस पर डिस्कशन भी किया, यूट्यूब पे अवेलेबल है कि किस तरीके से जो मानव मूल्य है वो समाज को प्रभावित करता है, साहित्य को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पे, जब प्रगतिशील चेतना आई भारत में, जब प्रगतिशीलता का एक बयार बहा, तब इगलिटेरियन सोसाइटी, जेंडर जस्टिस, कास्टलेस सोसाइटी, कंपैशन, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल राइट्स, ये सब जो मानव मूल्य थे, जो ह्यूमन वैल्यूज थे, उन आधार पे रचनाएं होने लगी। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में लिखा, प्रगतिशील और जो 60s के डिकेड के जो नॉवलिस्ट थे, जो स्टोरी राइटर्स थे, उन्होंने लिखा। रशियन लिटरेचर से लेकर के भारत के लिटरेचर तक हर जगह इसकी लिखावट देखने को मिलती है। तो इन मानव मूल्यों ने साहित्य को बदला। ज्यादा डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन के लिए यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, शायद अनलिस्टेड होगा, उसको देख लीजिएगा। और साहित्य ने कैसे मानव मूल्यों को बदला? कभी प्रेमचंद उस जमाने में 1930s के डिकेड में गोदान लिख रहे थे, बता रहे थे कि भाई किस तरीके से जमींदारी प्रथा, किस तरीके से जाति प्रथा, विवेकानंद कह रहे थे किस तरीके से जातीयता, जाति व्यवस्था भारतीय समाज को चौपट कर रही है। और ये साहित्य सब कुछ आक्रामकता के साथ लिख रहे थे, और समाज पर उसका प्रभाव होता है। वेस्टर्न सोसाइटीज से, वॉल्टेयर से इंस्पिरेशन लेते हैं बंगाली जो रेनेशा के लोग थे, और फिर उनमें चेतना आती है। फिर राजा राम मोहन राय पैदा होते हैं, विवेकानंद अपनी बात कहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होते हैं, ज्योतिबा फुले होते हैं, बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इतना सारा काम किया। तो ये सब इसलिए है क्योंकि जो साहित्य के मूल्य थे, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, वो मानवीय मूल्यों को बदल रहे थे। जो पहले जड़वत थी, जातीय बंधनों में बंधी हुई थी, सामाजिक जड़ताओं में बंधी हुई थी, वो सब टूटती है, दरकती है, और इंसान अपने मूल्यों को बदलता है, सती प्रथा खत्म होती है। तो ये जो है, तो कहने का अर्थ ये है मेरे भाई, ये कृषि में तकनीक और नवाचार, पता था टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे सवाल आएगा, इसलिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन, कृषि सुधारों है समय की मांग, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, द नीड ऑफ द आवर फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। इसमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या? एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब प्रेसिजन फार्मिंग, एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब माइक्रो इरिगेशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हाई वैरायटी वाले सीड्स नहीं जिनके लिए पानी की बहुत जरूरत है, खाद की बहुत जरूरत है, बल्कि फर्टिगेशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब कि प्रेसिजन फार्मिंग, ये है टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, इनपुट कॉस्ट का कम होना है, दैट इज एवरग्रीन रेवोल्यूशन। इस पे लेक्चर अवेलेबल है, आप देखिए कि इसको करने के बाद में एग्रीकल्चर पे कुछ भी आ जाए आप कर लेंगे। खैर, भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, इस पे निबंध का कंपटीशन भी लास्ट ईयर कराया था। मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड में भारत की भूमिका, इस पे भी कंपटीशन नहीं, इस पे निबंध करवाया था। लेटेस्ट सबसे था व्यापार युद्ध और भारत पर क्या प्रभाव होगा, इसमें डायमेंशन को भी डिस्कस किया था। कहने का अर्थ ये है कि अच्छा ऐसे आ गया। अब इसमें बहुत सारे सवाल है। ऐसे GS5 में आप देखिए ना, GS5 में लगभग 70-75% क्वेश्चन सीधा 50-60 बुकलेट के प्रश्नों से मैच हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्यों और उनकी राजनीतिक अवस्था के बारे में बताइए। राइट अबाउट द मेजर रिपब्लिक्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम इन 16th सेंचुरी BC। मैंने क्या बनाया था क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्राचीन जो महाजनपद है, भाई 6th सेंचुरी में ये महाजनपद थे, लिखा भी है यहाँ पे कि ये देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो प्राचीन महाजनपद थे उनका विस्तार से चर्चा करें। सेम सवाल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका। अब उत्तर प्रदेश की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जेनेरिक क्वेश्चन है,
इसमें अलग अलग चरण जो थे सब पे सवाल पूछ लिया था एक एक करके। 1857 की क्रांति पे, भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति पे, चूंकि असहयोग आंदोलन पे सवाल आ चुका था, उसको देखते हुए फ्रेम किया था। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों की विशेषताएं, पता था कि त्योहार पूछेगा, चूंकि मेला नहीं पूछा था उसने, मेला नहीं पूछा था तो त्योहार पूछेगा, मेला पूछेगा, तो फेस्टिवल्स पे सवाल पहले ही फ्रेम कर दिया था कि सांस्कृतिक विरासत में मौलिक भूमिका बताओ और पूर्वांचल में कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, वो बताओ। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल पे सवाल पूछ लिया था उसने भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल पे सवाल पूछा है। क्यों? क्योंकि काउंसिल पे सवाल नहीं आया था तो संभावना इसकी भरपूर थी आने की। पंचायती राज प्रणाली की सफलता की कहानी, पंचायती राज पे सवाल पूछा था क्योंकि इस पे आने की संभावना ज्यादा थी। लोक सेवा आयोग की भूमिका और निष्पक्ष चयन के लिए जरूरत क्या है, लोक सेवा आयोग की भूमिका, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्या क्या है, उस पर सवाल मैंने पूछा क्योंकि इसके आने की संभावना ज्यादा लग रही थी। संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूछा है मैंने क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लग रहा था पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्कूल की शिक्षा, चूंकि सबसे ज्यादा बजट का पैसा सार्वजनिक स्कूल पे, पब्लिक स्कूलिंग पे खर्च होता है, स्पेशली प्राइमरी, कायाकल्प वगैरह योजना भी चल रही थी, इसलिए इसके सवाल पे पूछा गया एजुकेशन सिस्टम पे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की विशेषताएं क्या है? उत्तर प्रदेश एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन करवा लिया यहां पे क्योंकि इस पे सवाल नहीं पूछा था। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है, लोग गायब हो रहे हैं, थक गए। पानी पी लेता हूं 1 मिनट यार। व्हाट नेक्स्ट? नहीं, इसके पीछे कारण बताऊंगा। मुझे अब भी चलाना नहीं आया यार, ये इसका ज्यादा यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। कहां से हो गए? अनडू। ये सफलता कैसे? मेंस में तुम लोग कहते हो निबंध लिख के दूं हाथ से, इतनी गंदी राइटिंग में क्या होगा मेरा। पहला, ये जो सफलता आप देख रहे हैं, सफलता कैसे है, इसके पीछे 2-3 कारण आपको बताता हूं, उसके बाद में फिर आगे की बात करूंगा। आगे की बातों में जो मुद्दे बचे हुए हैं वो मुद्दे हैं, मैंने नोट भी किया था आपकी अनाउंसमेंट के लिए। एक तो ये है कि 2025 के मेंस के लिए, 2026 के मेंस के लिए और 2025 के प्रीलिम के लिए, 2026 के प्रीलिम के लिए क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। आइए एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। प्रीलिम वाले गुस्सा मत करना, करते हैं बात तुम्हारे लिए। पहला, मेंस में सफलता किस तरह से और क्यों हासिल हुई। पहला तो मेरे भाई, ये 50-50, 60-60 क्वेश्चन का जो बुकलेट था, एक्चुअली ये तुक्का नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वर्डिंग मैच हो रहे हैं तो तुमको लग रहा हो वर्ड मैच हो गया, तुक्का नहीं। वर्डिंग नहीं भी मैच होता तो सवाल उसी तरह से आने वाले थे। और ये कंसिस्टेंसी, मार्क माई वर्ड, ये कंसिस्टेंसी अगले आने वाले 4-5 साल तक देखना आप, मोस्टली मैच होगी। अब 4-5 साल बाद हमेशा पैटर्न जनरली बदलता है, उसके बाद अचानक से कुछ भूचाल आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट 4-5 साल तक तो ये सुप्रीमेसी बनी रहेगी। अब क्यों कह रहा हूं ये सफलता कैसे आई, उसके पीछे एक बड़ा कारण मुझे लगता है रिसर्च। GS6 में आपने देखा कि बहुत ज्यादा हिट हुआ, सीधा सीधा वर्डिंग हिट हुआ, जबकि GS6 बहुत डायनामिक पेपर है, लोगों के हाथ पांव फूल गए, फिर भी विटिकल्चर जैसे टॉपिक हिट हो गए सीधे। क्यों हिट हुआ? जब एडमेट्री की शुरुआत होती है, मई जून का महीना 2024, यूपीएससी का मेरा 16 अप्रैल को रिजल्ट आता है, नहीं होता है, बहुत नैरो मार्जिन से रह जाता है, स्टार्ट करता हूं मेंस। वो भी मेंस यूपीएससी में नहीं स्टार्ट करता हूं, यूपीपीसीएस के लिए स्टार्ट करता हूं, जबकि यूपीएससी में मेरे सफल होने की संभावना ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि भाई वहां अच्छा परफॉर्म किया तो वहां लोग हाथों हाथ लोते। फिर मुझे लगा वहां काम ज्यादा करना चाहिए, जहां पे ज्यादा संभावना है, जहां पे काम करने के लिए ज्यादा दिक्कतें हैं, यानी कि जहां पे काम नहीं हो रहा, अंधेरा ज्यादा है, वहां पे उजाला जलाओ। तब वहां पे GS6 के लिए, आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि GS6 का जो डिकोड करना था, GS6 में ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, कहां से आया, क्या प्रेडिक्ट करें, तो वो डिकोड करने का काम मैंने पहली बार किया। 10 दिन लगभग बैठ करके GS6 के एक एक टॉपिक को, एक एक सब टॉपिक को, एक एक प्रश्न को ठीक से समझा कि यूपी ने ऐसा सवाल क्यों पूछा, और फिर बताया कि भाई इसलिए पूछा और आगे आने वाले समय में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला मौलिक रिसर्च था वो तैयार हो गया। फिर GS6 जैसे तैसे फाउंडेशन था, 1 महीने में सारे पेपर्स खत्म करने थे, जैसे तैसे पढ़ाया। फिर इस बार जब पढ़ाना हुआ तो बहुत 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 डीप में रिसर्च किया कि अब अगर एक एक सब टॉपिक, एक एक टॉपिक और उसकी चारों तरफ क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं प्रश्न पूछने के,
क्या क्या करंट अफेयर चल रहा है, यूपी क्या क्या कर रहा है, उन पे नजर रखी, उन पे एक बहुत क्लोज आई बना करके रखा। ये रेसिपी शेयर कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। तो फिर उसके बाद में उन सभी टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट क्रिएट किया। और जब कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट क्रिएट हो रहा था, टीम के साथ चर्चा हो रही थी, तो हमारी जितनी भी टीम थी वो सब यूपीएससी वाले थे, उनको यूपीपीसीएस का कोई अनुभव नहीं था, मुझे था अनुभव। तो वो बेचारे कहते थे कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं बार बार कहता था कि तुमसे होगा, क्योंकि रिसर्च करने के लिए एक ब्रेन चाहिए, एक सेट ऑफ माइंड चाहिए। उसके लिए जरूरत नहीं है कि वो यूपीपीसीएस का टॉपर हो, जरूरत नहीं उसके लिए। और मेरी टीम मेंबर एक है, वो कहती है कि मैं भूतों से भी काम करवा सकता हूँ, मतलब मैं किसी से भी काम करवा सकता हूँ, मुझे सामान्य एक 12th का भी बच्चा दे दो, मैं उससे रिसर्च करवा लूंगा, क्योंकि मैं उसको बता दूंगा तुमको ये मेथोडोलॉजी यूज करनी है। इवन जो ये था कंटेंट जो हमारा डेवलप हो रहा था, अब कंटेंट डेवलप करने के लिए कम से कम 4-5 फ्रीलांसर्स लगे थे, टीम के 3 लोग लगे थे, मैं खुद लगा था। अब इतने लोग कंटेंट डेवलप कर रहे थे, तो अलग अलग टाइप का कंटेंट बनता, गड़बड़ बनता। शुरू के 4-5 दिन जैसे पढ़ाया समझ में आ गया, ना 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 इस कंटेंट में तो मुझे बहुत दबाव आएगा, लेक्चर में बहुत कुछ बताना पड़ेगा, कंटेंट और बेहतर होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव मैंडेट डिसाइड किया कि कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट में क्या क्या ऐसी चीजें हो जिससे कि सब कुछ कवर कर ले बहुत कम शब्दों में। उसमें क्या एग्जांपल्स होने चाहिए, किस तरीके लिंक्स होने चाहिए, कैसे विजुअल्स होने चाहिए, पीवाईक्यू कैसा होना चाहिए, लाइव आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन के लास्ट में होना चाहिए। तो जब कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट डेवलप किया एक मैंडेट के साथ, एक ऑब्जेक्टिव मैंडेट के साथ, उसी समय समझ में आ गया कि भाई यूपी किस तरफ जा रहा है, किस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है, कैसे इसका एवोल्यूशन होने वाला है। और फिर क्या हुआ, अग्नि परीक्षा के लिए क्वेश्चन सेट करना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे जितने भी लेक्चर होते थे, भगीरथ वालों को बोलता था भाई अग्नि परीक्षा के तुम भले मॉडल आंसर मत पढ़ो, भले उसका टेस्ट मत दो, उसकी क्वेश्चन देख लेना, कितनी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, आप जाकर रिविजिट करो, हर दूसरे दिन बोलता था। तो ये जो बुकलेट है ना, इसका 50% क्वेश्चन अग्नि परीक्षा का है एक्चुअली। तो अग्नि परीक्षा वालों से माफी चाहता हूँ, तुम्हारा हक मारा गया, लेकिन अग्नि परीक्षा के क्वेश्चन बहुत रिसर्च बेस्ड थे, वही क्वेश्चन रिपीट हुए। ठीक, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने ठीक से नहीं देखा, एक बार जाके मिला लेना, बुकलेट के क्वेश्चन अधिकतर अग्नि परीक्षा के क्वेश्चन। वो टेस्ट सीरीज थी, उसमें बच्चे मैंने एक टेस्ट सीरीज कभी स्पॉन्सर किया नहीं, कभी एंडोर्स किया नहीं, मैं तो कभी कुछ नहीं करता, इंस्टीट्यूट ने भी नहीं कुछ किया, लेकिन ये बुकलेट में हमने डाल दिया क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत शानदार थे, तो उनके रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। तो ये तो 2 कारण थे। तीसरा कारण एक था जो मुझे समझ में आता है, वर्डिंग के साथ खेल। भाषा पे पकड़ है, आपको पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो भाषा पे पकड़ है, उत्तर प्रदेश आयोग की जो भाषा है, जो उसका लैंग्वेज है, उसको पकड़ लिया, उसके पैटर्न को पकड़ लिया, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है। क्योंकि जो एग्जामिनर है उस बेचारे को कोई अलग से सपना तो आएगा नहीं कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है, वो तो जो 5-7 साल से जो कुछ भी ट्रेंड चला रहा है उसी हिसाब से फ्रेम करेगा, तो उसी हिसाब से डिक्टो तो देगा नहीं, दे भी नहीं सकता है, लेकिन वो अगला जो नया क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो कैसे फ्रेम कर सकता है, उसको थोड़ी सी समझ में आ गई, तो भाषा उसी तरीके से कर दिया। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, रेसिपी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए जो प्राण तत्व मुझे लगता है वो है रिसर्च। आप अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो कभी भी आप आयोग को टच नहीं कर पाएंगे। तो ये बात होगी कि जो है ये सफलता कैसे है भगीरथ की। और इस रिसर्च में मैं अपने टीम मेंबर्स का, जितने भी फ्रीलांसर्स थे उनका, स्नेहल मैडम का, रजत सर का, और मनीष थे साथ में बहुत सारे अनुराग थे, और भी फ्रीलांसर्स ने सहयोग दिया, उसमें से कुछ लोगों की रैंक आ गई। एक हंसी की बात बताऊं आपको कि एक 60-65 लोगों का इंटरव्यू किया मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के, यूपीएससी की इंटरव्यू जिन्होंने दिए उनके इंटरव्यू किए, ताकि हम उनको टीम में रख सके काम करने के लिए। उसमें से 3-4 लोग ऐसे थे ना, मतलब ऐसे 60-65 में से 25-30 लोग थे जिन्होंने 2024 का इंटरव्यू दिया था। उस 24 जो 25-30 लोग थे उसमें से 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे रैंक आए। एक लड़का तो था जो मेरे साथ लास्ट ईयर इंटरव्यू दे रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी था, और हम दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। उसने इंटरव्यू दिया, हमने कहा भाई तुम्हारा अभी इंटरव्यू है, तुम 15-20 दिन बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम मत काम करो साथ में, तुम कर लो उसके बाद में करेंगे। उसका 200 समथिंग रैंक आया है इस बार। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके रैंक आए हैं, जिनको हमने काम करने से मना कर दिया था कि भाई या तो तुम्हारा इंटरव्यू है या उनकी क्वालिटी हमें पसंद नहीं आई थी। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ट्रस्ट किया, एक नौसिखिए और उसके प्रयासों पर उन्होंने आस्था रखी, यकीन जताया, अदरवाइज काम करने के लिए उनके पास बहुत स्कोप थे। तो उन सबका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। किसी दिन उनको बुलाऊंगा, एक वादा भी किया था। हाँ, अरुण का नाम नहीं लिया, अरुण हमारे साउथ इंडिया से हैं, चेन्नई से हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की थी अग्नि परीक्षा की, उसमें 1 महीने 1.5 महीने उन्होंने अपना पूरा डेडिकेट किया था, तो उनको भी आज आभार। उनके प्रयासों का भी ये फल है कहीं ना कहीं। और मुझे उनके साथ थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत उनका एक्सेंट जो था अंग्रेजी बोलने का, हिंदी बोलते नहीं थे, तमिलनाडु से थे, अंग्रेजी बोलते थे, एक्सेंट बहुत अलग था, तो सारे टीम मेंबर जो होते थे उनको समझने में थोड़ा समय लगता था। आप लोगों की कॉपी भी इवेल्युएट उन्होंने किया होगा, तो उनके एक्सेंट से आप परेशान रहे होंगे। मैं कहता था जो अंग्रेज बनते हैं उनके साथ जाके इवेल्युएट करवा लो लाइव आंसर राइटिंग। तो उनका भी आभार, और किसी दिन मिलेंगे हम सारे लोग मिल करके। बहुत बहुत आभार उन सभी का।
अब व्हाट नेक्स्ट उस पर बात कर लेते हैं कि भाई हाँ, फ्यूचर का क्या प्लान है। तो फ्यूचर में व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास जो भी बच्चे आए जिन्होंने कहा कि 2025 और 26 का हमें अटेम्प्ट देना है, जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च अप्रैल में आए, उनको विनम्र निवेदन किया कि आप प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़िए। नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कि एक वीडियो बनाया था जो रोस्ट कर दिया था, बहुत वायरल हुआ था, उसको अंत में मैंने हटाया क्योंकि उससे निगेटिविटी बढ़ रही थी। किसी की आलोचना करने का अपना उद्देश्य नहीं, अपनी सफलता अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, जो कर रहे हैं मरने दो, बट गुस्सा आ जाता है कभी कभी। तो प्री प्लस मेंस जो है वो इंटीग्रेटेड पढ़ो, मेंस की पहले प्रिपरेशन करो, उससे हो क्या होता है, प्रीलिम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फैक्ट देखना रह जाता है। तो 25 और 26 के बच्चों के लिए प्री प्लस मेंस के लिए इंद्रधनुष प्रयास शुरू किया था। अब अभी जो कि प्रीलिम का समय नजदीक आ गया है, तो जो 2025 के बच्चे हैं उनके लिए मेरा आग्रह है कि आप प्री पर शिफ्ट कर जाइए। अभी बात करेंगे प्रीलिम के लिए क्या करना है। जो 2026 दे रहे हैं उन बच्चों को कह रहा हूं, इंद्रधनुष जैसा कोई भी प्रयास कहीं से आपको लगता है, कोई एनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, कोई प्रचार नहीं है। इंद्रधनुष में क्या है, इंद्रधनुष ऐसा है जिसमें 2024 का जो भी हमने प्रिपरेशन करवाया, सारे कंटेंट, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। वो भगीरथ प्लस का जो 2024 का प्रयास है वो सारा उनको मिल जाएगा। 2025 का जो मेंस होगा उस पर जो भी प्रयास शुरू होगा मेंस के लिए वो सारा उनको मिल जाएगा। 2025 का जो प्रीलिम होने वाला है उसके लिए उनको फ्री गाइडेंस मिल जाएगा। अगर 26 वाले इसको लेंगे तो सेम उनकी ये चीज कि 2024 का मेंस मिल जाएगा, 2025 का मेंस मिल जाएगा, 2026 का भी उनको मेंस मिल जाएगा। यानी जब तक उनका एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा मेंस की उनकी पूरी गाइडेंस चलती रहेगी और प्रीलिम का भी सारा उनको मिल जाएगा। यानी कि अम्ब्रेला है, सिंगल विंडो सिस्टम है, एक ही जगह आपको सब कुछ मिलेगा, इंटरव्यू तक का सारा गाइडेंस है, कहीं आपको जाना नहीं है। लेकिन जो लोग 2025 का प्रीलिम दे रहे हैं उनके लिए क्या, उनके लिए अगर वो इंद्रधनुष में है तो उनको अस्तित्व प्लस में भी एनरोल किया गया है, क्योंकि अस्तित्व प्लस कंप्लीटली जो है प्रीलिम के लिए डेडिकेटेड है। अस्तित्व प्लस में उनको एनरोल किया गया है, उसके पार्ट है अगर वो इंद्रधनुष में है। अगर वो इंद्रधनुष में नहीं है, खाली अस्तित्व प्लस में है, तो भी वो प्रीलिम पढ़ रहे हैं। अब तक हमारे जो विजय सर हैं जिन्होंने इकरा आईएएस में यूपीएससी को ऑप्शनल पढ़ाया है हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री लगभग खत्म कर दी है, थोड़ा सा बचा है 2-4 लेक्चर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी हो गई। साइंस खत्म हो गया है, पॉलिटी का जो मेरा पुराना लेक्चर था लास्ट ईयर का अस्तित्व का वो उपलब्ध करा दिया गया है। अब मेंस से फुर्सत मिल गई है, मेंस का जो प्रयास था वो सार्थक रहा, बड़ा आत्मसंतोष है। 2-4 दिन आंखों में थोड़ा स्वेलिंग है, नहीं काम कर पा रहा था, लेकिन और उसके पहले बीमार था। अब प्रीलिम के लिए शुरुआत करने जा रहा हूं। 3 महीने आपके पास हैं, यकीन कीजिए इन 3 महीनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं परेशान होना है। सबसे पहले करंट का किला फतेह कर देंगे, करंट को खत्म कर देंगे। करंट के लिए आपको पता है लास्ट ईयर आपने काफी स्नेह दिया था, रिसर्च करेंगे, रिसर्च चल रहा है करंट पे। दूसरा जियोलॉजिकल गेसिंग था, वो बहुत साइंटिफिक था, कोई उस पे इफ एंड बट नहीं है, बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जो हथियार चलाना जानते हैं वो हथियार चला सकते हैं, जिनको आता ही नहीं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लॉजिकल गेसिंग की सीरीज फिर से कंटिन्यू करेंगे, स्पेशली जो 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो पीसीएस की हुए हों, चाहे यूपीएससी की हुए हों, चाहे किसी और प्रतिष्ठित एग्जाम की हो, उन सभी पेपर्स की लॉजिकल गेसिंग कराएंगे, कैसे सॉल्व करना था अप्रोच बताएंगे। करंट अफेयर उसमें सारा होगा। थर्ड, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सहारे कंप्लीट इकोनॉमी का जो सीरीज था लास्ट ईयर चलाया था, आपने बहुत स्नेह दिया, उसको हजारों घंटे लोगों ने देखा। वो इकोनॉमी का सीरीज चलाऊंगा ताकि इकोनॉमी कवर हो जाए। एनवायरमेंट का सीरीज चलाऊंगा क्योंकि एनवायरमेंट मेरा प्रिय विषय है, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, मेंस में भी प्रीलिम में भी, तो ईवीएस की सीरीज चलाऊंगा, ये सारे विषय कवर हो जाएंगे। 6-7 लेक्चर पॉलिटी के लास्ट ईयर कराए थे, वो स्टैटिक हैं, उसके अलावा 3-4 लेक्चर और होंगे जो करंट में कवर कर लेंगे। एक और प्रयास है जो मेरे दिमाग में है, जिसको करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर कहा था कि पीवाईक्यू के सहारे कंप्लीट जीएस, पीवाईक्यू के सहारे कंप्लीट जीएस कराएंगे। इस बार इस प्रयास को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। इसमें पीवाईक्यू तो रहेगा ही, पीवाईक्यू सभी का रहेगा, यानी जितने पेपर हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस के हैं चाहे यूपीएससी के हैं, उनके थीम वाइज पीवाईक्यू रहेंगे। हिस्ट्री है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के सारे क्वेश्चन एक जगह। फिर उसमें से जैसे मैंने बुकलेट बनाया था भागीरथ मेंस के लिए, वैसे ही थीम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस थीम पे क्वेश्चन आ सकता है।
और उसका हम आंसर देंगे, उसको डिस्कस करेंगे। एक तो ये करेंगे, इसी थीम के सहारे एमसीक्यू ड्राइव करेंगे। एक अनुमान के हिसाब से लगभग 3-4 लोगों की टीम है प्रीलिम के लिए जो क्वेश्चन बनाएंगे, मैं भी उसमें हूं। उनको एक ऑब्जेक्टिव मैंडेट देंगे कैसे एमसीक्यू फ्रेम करना है। लगभग 50 क्वेश्चन पर डे फ्रेम करेंगे। क्योंकि प्रीलिम में प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेंस बहुत प्रेडिक्टेबल है, मेंस बहुत हाईली प्रेडिक्टेबल है अगर रिसर्च किया जाए। प्रीलिम में कैसे है, रिसर्च करोगे प्रेडिक्टेबल होगा, लेकिन आप सीधा क्वेश्चन नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो एक 50 क्वेश्चन पर डे फैक्ट्री में उत्पादन होगा, ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन पर डे। तो एक 3 महीने के अंदर, मान लो 100 दिन है, 100 दिन में लगभग 5000 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं। करंट अफेयर के जैसे 400 प्रश्न पिछली बार थे, 400 से काम नहीं चलेगा, 400 बहुत कम होता है। करंट अफेयर के लगभग 1000 सवाल देंगे, करंट अफेयर के लगभग 1000 सवाल देंगे, 700-800 सवाल तक लिमिट करने की कोशिश करेंगे। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत अलग तरीके से इवॉल्व कर रहा है। जीएस के लगभग 3000 से 3500 सवाल देने की कोशिश करेंगे, और 50 क्वेश्चन पर डे फ्रेम करेंगे अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, ताकि आपकी ठीक से प्रैक्टिस हो जाए। तो एमसीक्यू के सहारे कंप्लीट जीएस, पीवाईक्यू भी इसमें रहेगा, उसमें फ्रेश क्वेश्चन भी रहेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 700-800 फ्रेम होंगे। करंट अफेयर के लेक्चर्स होंगे, जैसे पिछले साल लेक्चर किया था वैसे लेक्चर होंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होगा, क्विज होगा। आपको एक क्विज उस दिन 29 तारीख को करके दिखाया था, वेबसाइट पे क्विज अपलोड कर दिया जाएगा, आप सीधे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्लीकेशन से कर सकते हैं, क्विज के सेक्शन में प्रैक्टिस। सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी जैसे सेशन खत्म होता है, कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देंगे। यकीन कीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा होगा कि इसने प्रीलिम को नहीं काम दिया, प्रीलिम को ठीक से ध्यान नहीं दिया। प्रीलिम के लिए टीम काम कर रही थी, उतना ज्यादा नहीं कर पा रही जितना अपेक्षित था। क्यों? क्योंकि अंत में सेना नायक मैं उनका था, मैं मेंस में नेतृत्व कर रहा था, और मेंस में इस तरह डूबा हुआ था और रोल में इस तरह से धंसा हुआ था कि जैसे रणवीर सिंह कहता है कि भाई पद्मावत में उसने अलाउद्दीन का रोल कर लिया, तो 2-3 महीने 4 महीने तक अलाउद्दीन के ही रोल में रहा, वो वैसे ही बातें करता था। अब क्या किया जाए, वो रोल ही ऐसा था कि उसमें से निकल नहीं पा रहा था। मैं बीमार था 25 दिन तक मेंस के टाइम पे, उसके बावजूद भी लेटे लेटे काम कर रहा था, बुलेट रेडी करा रहा था। करना है क्योंकि वो युद्ध था, युद्ध में आप मर सकते हैं लेकिन आप रुक नहीं सकते। 3 ही चीजें मैं कहता था कि अस्थाई है, डेथ, बर्थ और भगीरथ प्लस का प्रयास। तो उसको रोका नहीं, वो चलने दिया, खत्म किया, थोड़ा लेट हुआ पर खत्म हुआ, प्रयास भी सार्थक रहा। प्रीलिम के लिए करंट अफेयर एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट जीएस, एनवायरमेंट पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे कुछ लेक्चर्स, अगर कहोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स हो गए हैं। विजय सर ने पढ़ाया है, बहुत योग्य टीचर है, यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और यूपीएससी के ऑप्शनल को पढ़ाते थे, हिस्ट्री को बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है। कहोगे तो फैक्चुअल तरीके से मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोज क्लासेस करने की कोशिश होगी, रोज लाइव क्लासेस करेंगे। एक और नया फीचर टेक्नोलॉजी में हमने जोड़ा है, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही एप्लीकेशन पे एडमेट्री के जाओगे, वहां पे व्हाट्सएप का एक, पहले था कि मैसेज का ऑप्शन होता था जो हमें एप्लीकेशन पे मिलता था, हम आपको जवाब देते थे। अभी टीम में एक सदस्य को नियुक्त किया है कि वहां पे व्हाट्सएप का फीचर दिख रहा है। जैसे वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे जाओगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, आपकी जो भी क्वेरी आप व्हाट्सएप पे बताइए, टीम उसको रिप्लाई करेगी, तुरंत रिप्लाई करेगी। आधे सवाल तो ऑटोमेटेड हैं, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाब दे देगा, आधे सवाल हम तक फॉरवर्ड होंगे। और अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो मुझे फोन भी कर सकते हैं, लेकिन फोन करने के लिए पहले बताना पड़ेगा, मैं भी उपलब्ध रहूं। फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और लोग आपको सर्विस के माध्यम से, मुझे लग रहा है कि चूंकि एजुकेशन भी एक सर्विस सेक्टर है, सर्विस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैत्री सपोर्ट पे जब भी आप मैसेज करते हो, कुछ ही मिनटों के अंदर या फिर कभी कभी कुछ ही सेकंडों के अंदर आपको जवाब मिल जाता है, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। तो आपको कोई भी दिक्कत है वहां मैसेज कीजिए। प्रीलिम के लिए अब ये युद्ध शुरू कर रहे हैं, और प्रीलिम के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यकीन दिलाता हूं कि आपका विश्वास नहीं टूटेगा। जो लोग मेंस देना चाहते हैं 2026 का, प्रीलिम और मेंस इंटीग्रेटेड, वो इंद्रधनुष उनके लिए बेहतर होगा। जो लोग मतलब मैं आपको एडवांस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आपको कीजिए। ये इंस्टीट्यूट की जो प्रयास है उसको आप कर सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट के लिए निःशुल्क सहयोग है, मेरा इंस्टीट्यूट के लिए प्रो बोनो सर्विसेज है, मैं इंस्टीट्यूट के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। जब मुझे लगेगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि भाई अब मुझे इसको विस्तार करना है, तो मैं खुद पढ़ूंगा। फिलहाल के लिए निस्वार्थ और निष्काम भावना से मैं सहयोग कर रहा हूँ। प्रीलिम के लिए यकीन कीजिए कि आपको पछतावा नहीं होगा। कुछ दिनों की बात है, आपको यकीन अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर 2026 में आपको अटेम्प्ट देना है तो इंद्रधनुष एक आपके लिए आदर्श मंच हो सकता है। 2025 का अगर प्रीलिम देना है, अस्तित्व प्लस आपके लिए आदर्श स्थिति हो सकती है। फिलहाल के लिए इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर और एमसीक्यू, इन 4 प्रयासों को मैं खुद लीड करने वाला हूँ। आपके साथ मिलता हूँ, कोई सवाल हो तो आप मैसेज कीजिए यूट्यूब पे, अभी जवाब दे देता हूँ, अदरवाइज फिर हम सेशन में मिलते रहेंगे, ठीक है। कोई है सवाल आपका या चले?
बोलो भैया। हाँ, रैंकिंग उसको होगी। रैंकिंग तो पिछली बार भी जब आप टेस्ट देते थे, ओपन जो फ्री मॉक टेस्ट होता था ना, फुल एंड टेस्ट हर हफ्ते हर संडे को, उसमें होता था ना रैंकिंग। हाँ होता था ना भाई। यस भाई, पिछले साल मैं अकेले जो अस्तित्व का प्रयास था, पिछले साल मैं अकेले कर रहा था। आज टीम है, 10-10 12-12 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, तो कर देंगे बिल्कुल भी। तीन तरीके के कंटेंट बनते रहे हैं मेंस में, आपने देखा मेंस में इतने थे भाई, 82 लेक्चर्स हुए, लाइव लेक्चर्स, और उनके कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट लगभग 90 के आसपास, बुकलेट को छोड़ करके। उसमें हिंदी में अलग कंटेंट, अंग्रेजी में अलग कंटेंट, और मेरे पढ़ाने के लिए हिंदी अंग्रेजी एक साथ, इंग्लिश में, तो उसका तो समस्या ही नहीं। आर के लिए करंट अफेयर मुझे लग रहा है हेल्पफुल हो जाएगा, करंट अफेयर कवर कर लूंगा, पूरा यकीन है मुझे। अब जितना समय बचा है उसमें पूरा कवर करने की कोशिश रहेगी। बाकी पिछले साल का जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, और जो इस साल का है वो देख सकते हैं। लॉजिकल गेसिंग और पेपर डिस्कशन भी कर देंगे। लेकिन बेटर होगा कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आरओ में अगर मिस हो तो पीसीएस अच्छा कर पाएं, और आरओ में भी आपको इम्पेटस मिले, बूस्ट मिले। तो सवाल नहीं है मुझे लग रहा है कुछ खास। बहुत सलाह, पॉलिटी पहली बार प्रीलिम में पढ़ा है, काफी शॉर्ट में पढ़ाते हैं। हाँ, इंग्लिश में पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, पॉलिटी फिर से पढ़ाएंगे, जहां जहां आप बोलोगे, जो जो चैप्टर बोलोगे, तनाव मत लो उसका। पॉलिटी फ्री विषय है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मेंस के लिए तो पढ़ाया ही है। आई थिंक इट्स इनफ। कुछ रहा तो आप टेलीग्राम चैनल एडमित्री का ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मैसेज को मॉनिटर करता हूँ। मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या टीम को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट पर, कोई समस्या नहीं। चलिए भैया। हाँ बिल्कुल यार, एमसीक्यू के सहारे कंप्लीट जीएस, वो जो बोला है वो एमसीक्यू चैट जीपीटी के द्वारा फ्रेम किया हुआ नहीं होगा। आप जानते हो कि अगर मैं मेंस का एक क्वेश्चन बनाने में कई मिनट तक सोचता हूँ, आधे आधे घंटे खो जाता हूँ, तो प्रीलिम के भी एमसीक्यू बनाने में पूरा बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा, नॉनसेंस नहीं होगा। ठीक है, अंत में क्या है ना, ये मेंस में सफलता ना भी मिलती, संयोग जो भी आप कह लो, तो भी प्रयास नहीं दिखता क्या? प्रयास तो दिख जाता है, उसके लिए तो किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती। एक भी वीडियो यूट्यूब पे उठा लीजिए, कभी भी उसमें कोई बदमाशी की हो, कोई भी मुंह उठा के ऐसे बोल दिया हो। सम्राट यार, जिसमें मैं फ्री गाइड कर रहा था एक हिसाब से, उसमें जो बच्चे थे, एक क्वेश्चन खाली डिस्कस करता था, कोई एक टॉपिक का पीवाईक्यू, 5-5 घंटे 4-4 घंटे उस पर रिसर्च करके, कंटेंट डेवलप करके, मेहनत करके तब आता था, और तब पढ़ाता था 1 घंटे। यानी 1 घंटे लेक्चर के लिए मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे खपता था, खासकर तब जब कंटेंट पहले से ही कुछ न कुछ बेसिक कंटेंट होता था बिल्कुल। तो मुंह उठा के बोलने की आदत नहीं है, कितना भी मुझे आता हो, कितना भी ज्ञान हो, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक मैं काम नहीं करता। और इसलिए क्योंकि चीजें बहुत बदल जाती हैं, आजकल आधुनिक समय है, आप सब स्मार्ट, नई जनरेशन स्मार्ट है, मैं उसके सामने कमतर होकर के, अंडर प्रिपेयर्ड होकर नहीं आ सकता। और मैं ऐसा करूंगा तो धीरे धीरे मेरा डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा, टिक नहीं पाऊंगा। जरूरी है कि मैं टिकूं। मैं यहाँ आया हूँ, मैं शाहरुख खान के एरोगेंस से बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि एरोगेंस एक मूर्ख आदमी का होता है, जिसे कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता बस वो कहता है सब मेरे यहाँ से है, आई एम द बेस्ट। उसको कुछ नहीं, वो मतलब बकवास करेगा बस, है ना, अवधूषा टाइप का भाषण देगा और उसे कुछ नहीं आएगा। एक दूसरा आदमी होता है, सॉरी अवध सर, बट आपके बारे में ऐसा लोग राय रखते हैं इसलिए बोल दिया। दूसरा ऐसा होता है बंदा कि जो बोलेगा डंके की चोट पे यस आई एम द बेस्ट, और खुद को साबित भी करेगा। मैं दूसरे कैटेगरी की व्यक्तियों में मान्यता रखता हूँ। एरोगेंस सबके मुंह से शोभा नहीं देता, सबके चेहरे पे शोभा, सबके व्यक्तित्व पे शोभा नहीं देता। एरोगेंस उसको शोभा देता है कि भाई जो जिसमें कुछ दम है, जिसमें कुछ बात हो, मेहनत कर रहा है। शाहरुख खान आज भी टॉप पे बना हुआ है, क्योंकि वो कहता है कि भाई सफल जब तक लोग नहीं होते हैं तब तक बहुत मेहनत करते हैं, जब सफल हो जाते हैं, टॉप पे पहुंच जाते हैं, तब कितने लोग मेहनत करते हैं? नहीं करते, इसलिए उनका पतन शुरू हो जाता है। तो आपको भी अपने जीवन में सिर्फ सफलता नहीं बल्कि यश चाहिए, ग्लोरी अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई विकल्प नहीं। ठीक है, अभी चलते हैं, काम करते हैं, इट्स टाइम टू वर्क। थैंक यू सो मच एवरीवन, शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर।